हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल राजगुरु गुल अकेडमी पे। मैं राजकुमार गौतम आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं राज्य के नीति निदेशक तत्व। इसके पहले हम लोग मौलिक अधिकार को पढ़ चुके थे। दोस्तों, ये जो हमारे मौलिक अधिकार है, राज्य के नीति निदेशक तत्व है, ये एग्जाम के पर्पज से दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इसको एक बार रिवीजन करके बार बार रिवीजन करते रहिएगा लिख के। आइए हम लोग देखते हैं राज्य के नीति निदेशक तत्व। जो राज्य के नीति निदेशक तत्व है वो भाग 4 में आता है। इसके पहले हम लोग भाग 3 में मौलिक अधिकार देख चुके थे। उसके बाद क्या आता है, राज्य के नीति निदेशक तत्व। ये किस अनुच्छेद के बीच में आता है? अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में ये आता है। इसको इंग्लिश में लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसको DPSP शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। जो हमारा राज्य का नीति निदेशक तत्व है दोस्तों, जब ये हमारा संविधान बन रहा था तो BN राव नाम के व्यक्ति सबसे पहले इस विचार को प्रस्तुत करते हैं कि हमारे संविधान में एक राज्य का नीति निदेशक तत्व होना चाहिए। फिर इसके बाद इस पर बहस होता है, तो फिर इस पर सहमति बनती है सबकी कि हाँ, हमारा जो राज्य के नीति निदेशक तत्व होना चाहिए। तो जो BN राव व्यक्ति थे, BN राव जो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, उन्होंने जो हमारा मौलिक अधिकार है उसको 2 रूप में व्यक्त किया। एक मौलिक अधिकार वो बनाया जिसमें हम लोग अगर हमारे अधिकारों का उल्लंघन होता है तो उसको हमको न्यायालय द्वारा प्रदान किया जा सके, या रीट दायर करके न्यायालय द्वारा उसको इन्फोर्समेंट कराया जा सके। अब उसके बाद क्या होता है, कुछ ऐसे अधिकार दिए गए जो उस समय की देश की स्थिति और परिस्थिति और आय की व्यवस्था के हिसाब से इतनी मजबूत नहीं थी, लेकिन आने वाले समय में अगर राज्य की स्थिति, देश की स्थिति की आय अगर अच्छी होती है तो उसके हिसाब से राज्य के नीति निदेशक को धीरे धीरे लागू किया जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं आगे। जो राज्य का नीति निदेशक किसने सबसे पहले प्रस्तुत किया था? BN राव ने। जो BN राव ने 2 व्यक्ति अधिकार बताया। एक न्यायोचित बताया जिसको हम लोग फंडामेंटल राइट में किया रखा है, जिसके अधिकारों का उल्लंघन होने पर हम लोग सुप्रीम कोर्ट द्वारा, हाई कोर्ट द्वारा रीट याचिका दायर करके ले सकते हैं। एक दूसरी व्यवस्था रखी गैर न्यायोचित। गैर न्यायोचित में अगर कोई ऐसा कानून का उल्लंघन होता है जो DPSP में है तो उसको आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। जैसे अगर सरकार चाहे वृद्धा पेंशन देना चाहे, नहीं देना चाहे, तो ये आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं कि अगर हमारे वृद्धा पेंशन हमको नहीं मिल रहा है तो हम न्यायालय में जाके सरकार से ले सकें। तो ऐसा नहीं, इस स्थिति में आप नहीं जा सकते हैं। तो ये हमारा DPSP हो गया और ये हमारा फंडामेंटल राइट भाग 3 में हो गया। अब जैसे कुछ व्यक्ति थे संविधान में, जो संविधान बन रहा था, तो जो कुछ व्यक्ति थे जो ना इस पे अपना अपना मत प्रस्तुत किए कि ये जो राज्य के नीति निदेशक तत्व है इसके फायदे क्या हैं, इसकी विचार क्या है। तो सबसे पहले जो LM सिंघवी थे, LM सिंघवी ने क्या कहा, जो संविधान है उसको जीवन दान देने वाली व्यवस्था बताया। किसको बताया? राज्य के नीति निदेशक तत्व को क्या बताया? ये संविधान को जीवन दान देने वाली व्यवस्था बताया। उसी प्रकार MC छांगला ने कहा कि अगर पूर्ण रूप से राज्य के नीति निदेशक तत्व को लागू कर दिया जाए तो ये पृथ्वी पे स्वर्ग जैसे लगने लगेगा। क्या लगने लगा? पृथ्वी पे स्वर्ग की भांति लगने लगेगा। अब उसके बाद देखते हैं हम लोग दोस्तों, ये जो भाग 4 है, भाग 4 के मेनली उद्देश्य क्या होते हैं, क्या उद्देश्य इसको संविधान में लाया गया होगा। तो जो इसके मेनली उद्देश्य थे वो वेलफेयर स्कीम, जिसे हम लोग लोक कल्याणकारी व्यवस्था कहते हैं। लोक कल्याणकारी मतलब लोगों का, कल्याणकारी मतलब कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, जो उनके कल्याण के भाव से हो, जो उनको जो कल्याण करने वाली व्यवस्थाएं हो, उनको लागू करना। और इसमें लोकतंत्र की भी बात कही गई है कि इसमें सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र भी होना चाहिए। किस आधार पर लोकतंत्र होना चाहिए? और ये क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि जो हमारा राज्य पूछ लिया जाएगा कि जो DPSP में कितने लोकतंत्र की बात की गई है। तो 2 लोकतंत्र की बात की गई है, एक सामाजिक लोकतंत्र, एक आर्थिक लोकतंत्र। और इसको दोस्तों आप याद रखें।
और उसके बाद जो इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो हमें इसमें किस किस विचारों को प्रस्तुत किया गया, किस किस विचारों को रखा गया, तो इनके विचारों का वर्गीकरण किया गया है सामाजिक के आधार पर, गांधीवादी के आधार पर, उदारवादी के आधार पर। जो सामाजिक हमारा विचार है, इसमें लोक कल्याणकारी होनी चाहिए, आपको निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। इन सब व्यवस्थाओं को क्या किसमें क्या रखा गया है, सामाजिक में। और फिर उसके बाद गांधीवादी, जो गांधीवादी विचारधारा है उसको भी इसी में रखा गया है, जैसे कुटीर उद्योग लगाना, ग्राम पंचायतों की व्यवस्था, सहकारी समितियों की व्यवस्था, ये सब क्या व्यवस्था रखी गई है किसमें, गांधीवादी विचारधारा के अंतर्गत रखी गई है। अब उदारवादी है, जैसे समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता में ये होता है कि जो भी हमारे हिंदू और मुस्लिम या सिख ईसाई जो अलग अलग जो है अधिकार मिले हुए हैं उनके धर्म के हिसाब से, इन सबको खत्म करके सभी को एक समान नागरिक संहिता बना दिया जाए, एक समान कानून बना दिया जाए। तो क्या है कि किस उदारवादी में क्या है, समान नागरिक संहिता। अब हम लोग दोस्तों देखते हैं हम लोग किस आर्टिकल में क्या क्या है। दोस्तों ये एग्जाम के पर्पज से बहुत है इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको ज़रूर याद रखिएगा। अब इसको एक बार में अगर नहीं समझ में आता तो उसको बार बार रिकॉल करने की कोशिश करिएगा। और बेसिकली जो दोस्तों ये मेरा टॉपिक है एक नोट्स की तरह है, आप इसको बस एक बार देख के रिवीजन करते रहेंगे, आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। और अगर स्क्रीनशॉट भी ले लेते हैं तो एक नोट्स के रूप में आपको हमेशा ये बना रहेगा। अब देखते हैं हम लोग आर्टिकल 36 क्या है, राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा इसमें है कि आपको राज्य क्या क्या स्थितियाँ देंगी, क्या क्या आपके अंदर विचार प्रस्तुत करेंगी। तो और राज्य की परिभाषा आर्टिकल 12 में भी दिया गया है, वहाँ पे भी मौलिक अधिकार के सापेक्ष में वहाँ पे अधिकार दिया गया है। अब आर्टिकल 37 क्या है, न्यायालय द्वारा परिवर्तित नहीं। दोस्तों अगर हमारे जैसे देखते हैं हम लोग भाग 3 में इसके पहले हम देखे थे कि अगर हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो जाता है तो हम न्यायालय द्वारा रिट दायर करके किसी काम को अपने काम को करवा सकते हैं या मनवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसी स्थिति नहीं है कि न्यायालय द्वारा परिवर्तित नहीं है कि अगर आपके डीपीएसपी के अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप कोर्ट में चले जाएंगे तो आपको कोर्ट दिला देगा, ऐसी स्थिति नहीं है। आप इसमें न्यायालय द्वारा ये परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। अब देखते हैं हम लोग आर्टिकल 38 क्या है। आर्टिकल 38 क्या है, लोक कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था करना और सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की व्यवस्था करना। क्या है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की व्यवस्था करना। ये दोस्तों हम लोग प्रस्तावना में पढ़ चुके हैं प्रेम्बल में अपने, कि सामाजिक आर्थिक राजनीतिक ये कितने प्रकार के न्याय होते हैं। जिससे पूछेगा कि प्रेम्बल जो प्रस्तावना है उसमें कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है, तो 3 प्रकार के न्याय की बात की गई, वही न्याय इसमें रखा गया है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक। अब देखते हैं हम लोग आर्टिकल 39 क्या है, स्त्री पुरुष के समान कार्य के लिए समान वेतन। अगर एक ही पोस्ट पे एक ही जगह अगर एक स्त्री और पुरुष साथ में काम करते हैं तो उनको समान वेतन दिया जाए, न कि अलग अलग जैसे दिया है कि अगर एक स्त्री है तो उसको कम वेतन दिया जाए और पुरुष को अधिक वेतन दिया जाए। इस स्थिति में किस आर्टिकल के तहत आता है ये, आर्टिकल 39, स्त्री पुरुष के समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए। कि अगर एक जगह कोई स्त्री और पुरुष कार्य कर रहे हैं तो उनको समान, अगर एक ही पोस्ट पे हैं तो ये नहीं कि अगर ऊंचे नीचे पोस्ट पे हैं तो उनके लिए अलग अलग वेतन हो सकता है, लेकिन अगर समान कार्य के लिए कार्य कर रहे हैं एक साथ तो उनके लिए समान वेतन होना चाहिए। अब आर्टिकल 39 को हमें देखते हैं। इसको दोस्तों जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। किसको जोड़ा गया था, आर्टिकल 39 को, समान न्याय और निःशुल्क व्यवस्था। अगर देश में जो न्यायिक व्यवस्था है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, उनको समान न्याय मिलना चाहिए। नहीं कि चलो अमीर है तो उसके लिए अलग न्याय होना चाहिए, अगर कोई गरीब है तो उसके लिए अलग न्याय होना चाहिए। अगर कोई गरीब है या फिर इसके बाद अपनी विधि सहायता लेने में असमर्थ है तो उसको निःशुल्क विधि सहायता भी दिया जा सकता है। इसको कब जोड़ा गया था, 42वें संविधान संशोधन 1976 में। अब इसी प्रकार देखते हैं हम लोग आर्टिकल 40 क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दोस्तों, क्योंकि मैक्सिमम एग्जाम में पूछा जाने वाला है कि आर्टिकल 40 में क्या है। आर्टिकल 40 में क्या है, ग्राम पंचायत है। और फिर उसके बाद देखते हैं, इसको आप लोग इम्पोर्टेंट के रूप में रख लीजिएगा क्योंकि अक्सर ये पूछे जाते हैं।
अब आर्टिकल 41 में क्या है, कुछ दशाओं में सरकारी सहायता, जिसे आपके बुढ़ापा में है तो आपको पेंशन देने का अधिकार है, आपको शिक्षा है, आप शिक्षा पाने में असमर्थ है तो आपको शिक्षा देने का अधिकार है, सहायता कर सकती है आपको शिक्षा देने में सरकार। विकलांग स्थिति में है तो उस स्थिति में आपको जो है कि पेंशन देने की व्यवस्था कर सकती है सरकार। तो आपको कुछ दशाओं में सरकारी व्यवस्था दिया जा सकता है। अब एक बार इसको हम लोग रिकॉल कर लेते हैं दोस्तों, फिर इसके बाद आगे देखेंगे। भाग 4 में क्या है, राज्य के नीति निदेशक तत्व, किस किस अनुच्छेद के बीच में, अनुच्छेद 36 से 51। और फिर इसके बाद ये बी.एन. सर को सबसे पहले किसके विचारों द्वारा रखा गया था, बी.एन. राव। तो बी.एन. राव ने दो व्यक्तिगत अधिकार बताए, एक न्यायोचित एक गैर न्यायोचित, जिसमें एक में फंडामेंटल राइट रखा गया, एक दूसरा में रखा गया डीपीएसपी रखा गया। इसी प्रकार जो एल.एन. सिंघवी थे, जो डीपीएसपी को क्या बोले, संविधान को जीवन दान देने वाली व्यवस्था बोले। फिर इसके बाद एम.सी. छांगला ने इसको बोला कि ये जो डीपीएसपी है वो पृथ्वी पर स्वर्ग की भांति लगने लगेगा। अगर पूर्ण रूप से डीपीएसपी को लागू कर दिया जाए देश में तो ये पृथ्वी पर कैसे लगने लगेगा, स्वर्ग की भांति लगने लगेगा। इसकी प्रकार इसका उद्देश्य क्या है, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्यवस्था करना। फिर उसके बाद इसके विचार हैं, इसमें 3 प्रकार के विचारों को रखा गया है डीपीएसपी में, सामाजिक विचारधारा, गांधीवादी विचारधारा और उदारवादी विचारधारा। फिर इसके बाद आर्टिकल 36 में क्या है, राज्य की परिभाषा बताया गया कि राज्य की क्या परिभाषा होनी चाहिए। उसी प्रकार आर्टिकल 37 में क्या है, ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे। अगर न्यायालय में कोई इसका उल्लंघन होता तो आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं, इसको न्यायालय द्वारा आप प्राप्त नहीं करा सकते हैं। उसी प्रकार आर्टिकल 38 में क्या है, लोक कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था करना, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की व्यवस्था करना। आर्टिकल 39 में क्या है, स्त्री पुरुष के समान कार्य के लिए समान वेतन। अगर एक स्त्री और पुरुष एक जगह समान कार्य कर रहे हैं तो उनको समान वेतन दिया जाएगा। और इसी प्रकार 39 को में समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता, इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। आर्टिकल 40 में है ग्राम पंचायतें। और फिर आर्टिकल 41 में है कुछ दशाओं में लोगों को सरकारी सहायता देना, जैसे बुढ़ापे की स्थिति में पेंशन व्यवस्था, और शिक्षा न पाने की स्थिति में आपको शिक्षा की व्यवस्था करना, उसके लिए व्यवस्था करना। अगर कोई विकलांग है तो उसके लिए पेंशन की व्यवस्था करना। आइए आप लोग देखते हैं हम लोग आगे के आर्टिकल। अब आगे देखते हैं हम लोग दोस्तों आर्टिकल 42। आर्टिकल 42 में क्या है, न्याय संगत मनोचित प्रसूति व्यवस्था सहायता। प्रसूति सहायता क्या होता है दोस्तों, प्रसूति सहायता में अगर जो है कि किसी महिला कोई बच्चा जन्म देने वाली, तो उस समय क्या क्या उसको व्यवस्था दी जाएंगी, क्या क्या दवाई दी जाएंगी, ये व्यवस्था करना। या फिर अगर कोई महिला नौकरी उस स्थिति में कर रही है तो उनको लीव छुट्टी कैसे मिलेगी, क्या मिलेगी, वो व्यवस्था की जाती है आर्टिकल 42 में। अब आर्टिकल 43 में देखते हैं हम लोग निर्वाह मजदूरी। निर्वाह मजदूरी दोस्तों के बेसिकली क्या होता है कि निर्वाह मजदूरी का मतलब अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो आपके मतलब भरण पोषण के लिए और मजदूरी वो उचित होनी चाहिए। अन्यथा जैसे कि नहीं कि अगर आपसे काम ज़्यादा कराया जाए और आपको मजदूरी कम दिया जाए, तो कम से कम निर्वाह मजदूरी, एक जो उचित मजदूरी होती है वो मिलनी जरूरी है। क्या होना चाहिए, उचित निर्वाह मजदूरी होनी चाहिए। तो किस आर्टिकल में, आर्टिकल 43 में। और आर्टिकल 43 में में क्या है, कामगारों की भागीदारी। जो भी व्यक्ति कामगार हैं, जो फिर या फिर इसके बाद बेरोजगार है, उनके लिए क्या है, भागीदारी होनी चाहिए, अधिकतम भागीदारी होनी चाहिए। नहीं कि एक पक्ष जो है कि कहीं पे व्यक्ति बहुत अधिक काम कर रहे हैं और कुछ अधिक मशीनें काम कर रही हैं, और यहीं पे कुछ व्यक्ति जो है कि ऐसे खड़े बेरोजगार पड़े हैं, तो उन अधिकतम मतलब लोगों का भागीदारी होनी चाहिए। काम के जहाँ पे काम हो उसमें भागीदारी होनी चाहिए। और वो आर्टिकल अब 43 ख में देखते हैं हम लोग सहकारी समितियाँ। जो कुछ समितियाँ हैं जो समाज और गांव घरों को कल्याण करने में देती है, वो सरकारी सहकारी समितियों का स्थापना किया जाएगा। फिर इसके बाद आर्टिकल 44 में क्या, समान नागरिक संहिता।
समान नागरिक संहिता बेसिकली दोस्तों होता क्या है कि अगर कोई हिंदू मुस्लिम समुदाय अलग अलग समुदाय के व्यक्ति हैं तो उनके लिए क्या क्या व्यवस्था होनी चाहिए। एक कानून, सबका कानून ख़त्म करके एक समान नागरिक संहिता कानून बना दिया जाए कि हिंदू चाहे हो चाहे मुस्लिम हो, सभी के लिए एक समान कानून हो। तो वो किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 44 में। ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसको आप लोग याद रखेंगे। अब है आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 क्या है दोस्तों? 6 वर्ष से कम बच्चों के शिक्षा लेने का अधिकार है। ये किस संविधान संशोधन जोड़ा गया था? ये इसको संविधान संशोधन करके बाद में जोड़ा गया था। और फिर आर्टिकल 46 क्या है दोस्तों? अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के हित और शिक्षा और उनका जो आर्थिक स्थिति सुधारने का अधिकार किसको है? आर्टिकल 46 में क्या है कि अनुसूचित जाति कोई क्षेत्र है तो उनके हितों का संरक्षण कैसे किया जाए, उनकी आर्थिक स्थिति कैसे सुधारा जाए, उनको शिक्षा कैसे दिया जाए, तो वो व्यवस्था किस में की जाती है? आर्टिकल 46 में। अब आर्टिकल 47 में क्या है दोस्तों? मद्य निषेध। मद्य निषेध मतलब शराबबंदी, कि शराब को मुक्त किया जाए, शराब मुक्ति की व्यवस्था किया जाए। फिर इसके बाद क्या है? पोषाहार की व्यवस्था, कि उचित पोषण दिया जाए और उनके स्वास्थ्य की व्यवस्था किया जाए। अब इसी प्रकार क्या आर्टिकल 48 है? कृषि है कि आपको कृषि है, कृषि किया जाए। फिर इसके बाद पशुपालन किया जाए, दुधारू पशु जो दूध देने वाले पशु हैं उनका बलि नहीं किया जाए, उनके बलि पर रोक लिया जाए। किस आर्टिकल में अंतर्गत है? आर्टिकल 48। आर्टिकल 49 क्या है? जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक या स्थल है उनका संरक्षण कैसे किया जाए। जैसे हमारा ताजमहल है, लाल किला है, ये सब क्या है? राष्ट्रीय स्मारक है और बाकी बहुत से राष्ट्रीय स्मारक है, तो उनको उनका संरक्षण किया जाए, उनका जो है कि बचाव किया जाए, उनके लिए व्यवस्था किया जाए। किस आर्टिकल के तहत है? आर्टिकल 49 के तहत। आर्टिकल 50 में क्या है दोस्तों? कार्यपालिका न्यायपालिका से अलग होगी। जो हमारी कार्यपालिका होगी और न्यायपालिका, अगर हमारी कार्यपालिका किसी कार्य को करती है या कोई नियम कानून बनाती है, अगर वो संविधान का वायलेशन करती है, उल्लंघन करती है, तो उसको न्यायपालिका द्वारा अलग कर दिया जाए, क्योंकि न्यायपालिका अपनी जगह एक अलग बॉडी है, एक फ्रीडम फ्री बॉडी है, वो कार्यपालिका पे कार्रवाई कर सकती है। तो ये आर्टिकल 50 में दोस्तों। अब इसी प्रकार आर्टिकल 51 क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की व्यवस्था। अंतर्राष्ट्रीय शांति, जैसे कि दोस्तों किसी भी देश को युद्ध में विश्वास नहीं करना चाहिए हमारे हिसाब से, कि अगर कोई देश है तो अपने अगल बगल जो भी पड़ोसी देश हैं उनके साथ शांतिपूर्ण और मित्रतापूर्ण व्यवस्था बनाए रखनी चाहिए। क्योंकि अगर किसी भी देश से इस युद्ध की स्थिति पैदा होती है तो उस देश की क्षति तो होती है, प्लस अपने भी देश की क्षति होती है। तो इस स्थिति में युद्ध से बचना चाहिए और अपने पड़ोसी देशों या अन्य देशों से मित्रतापूर्ण या शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना चाहिए। इस बार इसको फिर से एक बार देख लेते हैं दोस्तों। आर्टिकल 42 में क्या है? न्याय संगत मनोचित प्रसूति की व्यवस्था। फिर आर्टिकल 43 में क्या है? निर्वाह मजदूरी। और आर्टिकल 43 क में क्या है? कामगारों की भागीदारी। इसी प्रकार आर्टिकल 43 ख में क्या है? सहकारी समितियों की व्यवस्था करना। फिर इसके बाद आर्टिकल 44 में समान नागरिक संहिता। फिर आर्टिकल 45 में क्या है? 6 से कम वर्ष के बच्चों को कम वर्ष बच्चों को शिक्षा का अधिकार। जो 6 वर्ष से कम बच्चे हैं, जिसे प्री प्राइमरी हम लोग बोलते हैं, उससे शिक्षा पाने का अधिकार है। फिर आर्टिकल 46 में क्या है? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हितों का संरक्षण किया जाए। और आर्टिकल 47 में क्या है? मद्य निषेध, पोषाहार और स्वास्थ्य की व्यवस्था। आर्टिकल 48 में क्या है? जैसे कृषि पालन करने का अधिकार है आपको, पशुपालन करने का अधिकार है आपको। और फिर उसके बाद दुधारू पशुओं के बलि पे रोक की व्यवस्था है। फिर आर्टिकल 49 में क्या है? राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक स्थल है उनका संरक्षण कैसे किया जाए। फिर आर्टिकल 50 में क्या है? कार्यपालिका न्यायपालिका से अलग होनी चाहिए। और आर्टिकल 51 क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की व्यवस्था। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमारे इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें। धन्यवाद।